Hello friends, welcome to Learn Science with Ashima. In this video, we'll learn about ionic compounds and extraction of metals. Then ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस 2 टॉपिक रिमेनिंग रह चुके हैं इसके। तो लेट्स स्टार्ट बिना कोई देरी करते हुए। सबसे पहले देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को समझने से पहले आपको जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। जिसको याद नहीं है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी शेल्स के अंदर। के, एल, एम एंड एन 4 शेल्स प्रेजेंट होती हैं। 2, 8, 8, 8 के रूल से क्या करते हैं, हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल के अंदर मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड एल, एम एंड एल चेन के अंदर मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, और के शेल के अंदर फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। और देखो नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। और बाकी बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए, एल शेल के अंदर आ गए। अब देखते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आएंगे, के शेल के अंदर। एल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, एम शेल के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली हम देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हैव 12 एटॉमिक नंबर, 2 electrons come in K shell. L contains 8 electrons and M have only 2 electrons, क्योंकि रिमेनिंग वही बचे थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे आ जाएंगे। कैल्शियम का देखते हैं ना, लास्ट एटॉमिक नंबर क्या है, 20। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। एल शेल के अंदर 8 एंड देन एम शेल के अंदर भी 8। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, वो किसके अंदर आ जाएंगे, एन शेल के अंदर आ जाएंगे। अब देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 एंड एल शेल के अंदर आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आप ऑक्सीजन का देखिए। ऑक्सीजन हैव एटॉमिक नंबर 8, के शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल शेल कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। के शेल के अंदर मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट है हीलियम का। एंड नियॉन एंड आर्गन में देखिए लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स उनकी जो शेल है वो एकदम से फिल है, कंप्लीटली फिल है। उनका जो ऑक्टेट है वो क्या है, फिल है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस शेल है ये। अब मेटल्स में देखिए लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेन रह रहे हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स रह रहे हैं। इसका मतलब ये क्या शो करता है, ये हमेशा करता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे अपने को। 1, 2, 3 बचते हैं, सोचते हैं इतने से, तो इनको डोनेट करते हैं, फिर हमारा ऑक्टेट हम कंप्लीट करते हैं। और नॉन मेटल्स के पास देखिए हमेशा लास्ट शेल के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। इट मीन्स उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। तो नोबल गैसेस क्या होती है, एलिमेंट्स दैट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट आर कॉल्ड नोबल गैसेस। जिनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनसे उनका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। एलिमेंट्स विच हैव ओनली 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल्स आर ऑलवेज मेटल्स। वो एलिमेंट जिनकी लास्ट शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, किसके पास करते हैं, नॉन मेटल्स के पास करते हैं। एलिमेंट्स विच हैव ओनली 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल आर ऑलवेज नॉन मेटल्स। जिन एलिमेंट्स के पास लास्ट शेल के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। किससे लेते हैं, मेटल से लेते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो मेटल से जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं किसके पास, नॉन मेटल्स के पास, तो क्या फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। और इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस फॉर्म आयनिक, या फिर से हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस नेगेटिवली चार्ज। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे अट्रैक्शन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। उससे क्या फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ये अलग डेफिनेशन है इसकी। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मेटल, एंड क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। दोनों ने क्या फॉर्म करा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के पास एटॉमिक नंबर होता है 12
लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो वो क्या बोलता है, 2 क्लोरीन भाइयों को बुलाता है, बोलता है क्लोरीन भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम दोनों आ जाओ और एक एक इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लो, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और अपन दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड का देखिए, सोडियम के पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है। तो क्या करता है, क्लोरीन सोडियम के पास जाता है, कहता है यार तेरे एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, अपन दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो सोडियम भी राजी हो जाता है और बोलता है ओके भाई। तो वो दोनों क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है। ये क्या होता है, हार्ड एंड सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है इनकी आयन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद। अब देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उनके अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। सॉल्युबिलिटी, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते बिकॉज उनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस नहीं होता है। बट इन मॉल्टन स्टेट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके पास स्पेस होता है मूव करने के लिए। सेलेक्ट आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको आयनिक कंपाउंड को सिलेक्ट करना है। इसका आंसर आप खुद दोगे, मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, किसको, नॉन मेटल को। तो एक इसके अंदर एलिमेंट मेटल होगा एंड नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, नॉन मेटल होगा। प्लीज कमेंट बिलो द आंसर। मैग्नीशियम क्लोराइड हैज़ द फॉर्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो मैग्नीशियम होता है उसके पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो 2 क्लोरीन को अपने पास बुलाता है और बोलता है भाई एक एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तुमको एक एक की नीड है, तुम्हारे पास कैपेसिटी इतनी है कि तुम एक एक ले सकते हो। तो 2 क्लोरीन भाई आते हैं मैग्नीशियम के साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो 2 क्लोरीन आए तो आंसर इज डी, MgCl2। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट्स इतना ज़्यादा क्यों होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सी लो मॉलिकुलर मास एंड डी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था इनके बीच में इतना फोर्स होता है, इतना प्यार होता है, इतना अट्रैक्शन होता है कि जल्दी से टूटते भी नहीं हैं। सोडियम एटम फॉर्म Na+ बाय, सोडियम एटम Na+ कैसे फॉर्म करते हैं, आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बी इज द राइट आंसर। अब हम मेटल्स के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पर आपने सोचा है कि मेटल्स आते कहाँ से हैं, हाउ दे फॉर्म, यही हम पढ़ेंगे। कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अर्थ के अंदर पाए जाते हैं नेचुरली, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। इन मिनरल्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर मेटल की क्या होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उन्हें हम ओर्स बोलते हैं। बट ओर्स मेटल के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी अपने साथ में लेके आते हैं, जैसे कि सॉइल, सैंड, एनिमल वेस्ट एक्सेट्रा, जिसे क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। अब ओर्स के अंदर से हम मेटल्स को निकालते कैसे हैं, हाउ इट हैपन्स, देखते हैं। हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी जिसके अंदर हमने हाईली रिएक्टिव मेटल से पढ़ते हैं और लो रिएक्टिव मेटल से पढ़ते हैं। अब सबको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं सारे मेटल्स को। तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना वो बॉटम में पाए जाते हैं सीरीज के, और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इसलिए फ्री स्टेट के अंदर फाउंड होते हैं। इनको हम केवल हीटिंग से भी रिड्यूस कर सकते हैं। और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये मिड में पाए जाते हैं सीरीज के, इनको हम, ये क्या होता है, कंबाइंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इनको मेटल ऑक्साइड के अंदर चेंज करते हैं, देन रिडक्शन करते हैं इनका, मेटल्स को हम रिड्यूस करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल टॉप ऑफ द सीरीज में पाए जाता है, इनको हम रिड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नोट, कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये फ्री स्टेट के साथ साथ कंबाइंड स्टेट में भी फाउंड होते हैं एज ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, मैनी मेटल्स का जो ओर होता है वो क्या होता है, ऑक्साइड होता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो हर किसी के साथ जाके रिएक्ट हो जाता है और नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन लो एक्टिविटी सीरीज, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना वो बहुत अनरिएक्टिव होते हैं,
तो उनको हम केवल हीटिंग से भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार, जो किसका ओर है, मरकरी का, इसको हम हीट करते हैं एयर के अंदर, तो सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट होता है, मरकरी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर हम मरकरी ऑक्साइड को फर्दर हीट करते हैं, तो हमको क्या ऑब्टेन होता है, मरकरी ऑब्टेन होता है। मरकरी इज अ मेटल। Iron, zinc, copper, lead are moderately reactive metals. Usually they present as sulfide and carbonates in nature. नेचर के अंदर कैसे पाए जाते हैं, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन हम मेटल्स को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में एज कम्पेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। देयरफॉर बिफोर रिडक्शन, मेटल को रिड्यूस करने से पहले हमें क्या करेंगे, इन कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड्स के अंदर चेंज करेंगे। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। तो हम सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर में ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तब हम कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स के अंदर चेंज करते हैं लिमिटेड एयर के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। फॉर एग्जांपल जिंक का एग्जांपल लिया है हमने, जिंक सल्फाइड को हमने बहुत सारी एयर के अंदर हीट करा, तो क्या मिला, हमें जिंक ऑक्साइड मिला, साथ ही साथ सोडियम डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। एंड सिमिलरली जिंक कार्बोनेट को जब लिमिटेड एयर में हीट करा, तन क्या मिला, हमें जिंक ऑक्साइड मिला। इन मेटल ऑक्साइड जो हमें मिल गए हैं, इनको हम रिड्यूस करेंगे कैसे, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे, जो कि किसको रिड्यूस कर देगा, जिंक को रिड्यूस कर देगा, उसकी प्लेस में खुद आ जाएगा, और जिंक हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा जिंक मेटल। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, सॉरी प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस पढ़ी है पूरी। उसके अंदर आपको बताया था कि रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन का एक और एग्जाम्पल है मेटल्स को कंपाउंड्स में से एक्सट्रैक्ट करना। ये भी कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। हम कार्बन के बजाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी यूज़ ले सकते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके ऑक्साइड्स में से, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो रिड्यूस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैसे काम आएंगे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तब से हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो क्या करेगा, मैग्नीज से बोलेगा कि तू यहाँ से हट, तेरे बस की नहीं है मेटल कंपाउंड वगैरह फॉर्म करना, उसे अपनी जगह से हटा के रिप्लेस करके खुद इसकी जगह ले लेगा एंड फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हमें कौन सा मेटल मिल जाएगा, मैग्नीज मेटल मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये इतनी एक्सोथर्मिक होती हैं कि जो हमें मेटल ऑब्टेन होता है वो कौन से फॉर्म में पाया जाता है, मॉल्टन फॉर्म में पाया जाता है। थर्माइट रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। तब आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो आयरन हमको ऑब्टेन होता है वो किस में काम आता है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, और जो मशीन पार्ट्स क्रैक एंड टूटी हुई है उनको ज्वाइन करने में। बिकॉज जो थर्माइट रिएक्शन है इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो जो आयरन हमें मिलेगा वो कौन से फॉर्म में पाया जाएगा, मॉल्टन फॉर्म में पाया जाएगा, जिससे हम आराम से जो मशीन पार्ट्स क्रैक है उनको ज्वाइन कर सकते हैं और रेलवे ट्रैक्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेटल्स इन द हाई एक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। जो मेटल्स हाई एक्टिविटी सीरीज में होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल हैव अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इतने ढंग से बंधे होते, इतने ज़्यादा बंधे हुए होते हैं कि कार्बन उनको रिड्यूस ही नहीं कर पाता है। कार्बन सोचता है भाई कैसे मैं इधर से मेटल रिड्यूस करूँ, कैसे एक्सट्रैक्ट करूँ, तो उसके पास एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना। मॉल्टन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, तो हम उससे ईजिली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इन अ मॉल्टन स्टेट में हम लेंगे तो जो मेटल है वो कहाँ पे आके डिपोजिट हो जाएगा, कैथोड पे आके डिपोजिट हो जाएगा, और जो क्लोरीन है वो कहाँ पे लिबरेट हो जाएगी, एनोड पे लिबरेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अभी हमने सब मेटल्स, हमको बहुत सारे मेटल्स अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस से हमने रिड्यूस करे, लेकिन वो इतने प्योर नहीं होते, तो इनको प्योर करने के लिए हम मोस्ट कॉमन मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं इम्प्योर मेटल्स को यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, एनोड पे हम क्या लेंगे, इम्प्योर मेटल लेंगे। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड कैथोड पे जो कि नेगेटिवली चार्ज है वहाँ पे हम थिन शीट लेंगे प्योर मेटल की। देन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, और सॉल्यूशन क्या होगा, सेम मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें कॉपर को प्योर करना है तो कौन सा सॉल्यूशन लेंगे हम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। प्रोसेस,
तो हमने देख लिया। अब देखो उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं ना, तो इम्प्योर मेटल है एनोड के ऊपर, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे वो डिजॉल्व होता है ना, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो तो सेटल डाउन हो जाती है, और एज अ एनोड मड, और जो प्योर मेटल कहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर जाके डिपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल इज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तब कॉपर को रिफाइन करते हैं तो देखो कैथोड पे क्या लेंगे, प्योर कॉपर शीट लेंगे, और एनोड पे इम्प्योर कॉपर लेंगे। तब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो जो प्योर कॉपर है वो कहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाएंगी बॉटम में। उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे। एनोड मड इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो कहाँ से निकल रही है, एनोड से निकल रही हैं। नेक्स्ट इज कोरोजन। Corrosion is the slow damage of metal due to reaction with air, water और other substances in the environment. Environment के अंदर जो air, water present होती हैं, उससे जो मेटल है उसका धीरे धीरे डैमेज होता है, धीरे धीरे वो खराब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेल्स हैं, वो किसके कांटेक्ट में आ रही हैं, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ रही है, तो आप देखो उनको जंग लग रही है, वो ब्राउनिश कलर में हो जा रही हैं। इसी तरह आपने देखा होगा हमारे जो बाहर कूलर्स रखे होते हैं तो वो भी धीरे धीरे ब्राउन कलर के होने लग जाते हैं, जंग लग जाती है उनके ऊपर, बिकॉज ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, उस वजह से ऐसा होता है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, द स्लो फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक कोटिंग ऑफ अ सिल्वर सल्फाइड ऑन सिल्वर ड्यू टू रिएक्शन विद सल्फर प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो सिल्वर होती है, अपनी ज्वेलरी होती है सिल्वर की, उन पे क्या होता है, आपने देखा ब्लैक ब्लैक कोटिंग जम जाती है। वो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है, बिकॉज वो एयर की कांटेक्ट में आती हैं तो सल्फर से रिएक्ट करती है और क्या फॉर्म कर लेती है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर लेती है, जिससे क्या होती है, हमारी जो ज्वेलरी होती है सिल्वर की कैसे होती रहती है, ब्लैक हो जाती है, काली पड़ जाती है। कॉपर के ऊपर भी ग्रीन कोटिंग छा जाती है जब वो मॉइस्ट एयर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब हमसे हम प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं, हमने देखा हम कूलर्स को पेंट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, उससे क्या होता है, हमको हेल्प मिलती है। आपने देखा होगा जितनी भी साइकिल यूज़ करते हैं तो साइकिल में चेन होती है, हम उसे बार बार ग्रीस करते रहते हैं, ऑयलिंग करते रहते हैं, जिससे क्या हो, उसमें जंग ना लगे। गैल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, हम आयरन के ऊपर एक पतली लेयर चढ़ाते हैं, किसकी, जिंक की, जिससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं हो पाती है। एनोडाइजिंग, process of forming thick protective layer of aluminium oxide on aluminium। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर को कवर करना, जिससे कोरोजन ना हो पाए। क्रोम प्लेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर क्रोमियम लेयर को चढ़ाते हैं, क्रोमियम लेयर की कोटिंग करते हैं, जिससे कोरोजन ना हो पाए। नेक्स्ट इज अलॉइंग। अब मेटल्स क्या करते हैं भाई, बहुत जल्दी कोरोड हो रहे हैं, जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं एयर और मॉइस्चर के साथ, तो क्या करते हैं, अलॉइंग इज अ प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, मेटल को मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टील है, स्टील कैसे बनता है, तब आयरन और कार्बन, आयरन क्या है, मेटल, एंड कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या फॉर्म होता है, स्टील फॉर्म होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू आयरन बहुत ज़्यादा अच्छी है। आयरन कोरोड हो जाता है, रस्ट लग जाती है उसमें, लेकिन स्टील में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। ये कैसे मिलती है, आयरन, क्रोमियम, निकिल, ये तीनों क्या है, मेटल एंड कार्बन जो कि नॉन मेटल, इन सबको कंबाइन करते हैं और क्या मिलता है हमको, स्टेनलेस स्टील फॉर्म होती है। सिमिलरली ब्रास, जैसे हम हिंदी में पीतल बोलते हैं, वो कॉपर और जिंक की वजह से, दोनों मेटल हैं, दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलता है हमें, ब्रास मिलता है। एंड ब्रोंज इज फॉर्म्ड बाय कॉपर एंड टिन। A student notices that her silver jewelry turned dull and had a grey-black coating over it after wearing for a few months। कुछ मंथ उसने अपनी सिल्वर ज्वेलरी पहनी तो उसे क्या देखा, ग्रे ब्लैक कोटिंग आ गई है, मतलब ज्वेलरी कैसे हो गई, ब्लैक हो गई है थोड़े महीनों बाद ही। व्हाट रिजल्ट इन द चेंज इन कलर ऑफ द सिल्वर मेटल, किस वजह से सिल्वर मेटल के अंदर वो कलर आया, वो कलर चेंज कैसे हुआ। फर्स्ट ऑप्शन इज द पॉलिश ओवर द ज्वेलरी वॉज रिमूव्ड आफ्टर वियरिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीने उसने पहनी, उसके बाद जो उसकी पॉलिश थी वो हट गई। बी ऑप्शन इज द ज्वेलरी कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, मॉइस्चर, एसिड एंड कोरोड्स। जो ज्वेलरी है वो एयर की कांटेक्ट में आई है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई है, और फिर क्या हो गया, उसमें जंग लग गई है, कोरोड हो गई है वो, ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग की वजह से उसका कलर चेंज हुआ है। सो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, बिकॉज वो किसी कांटेक्ट में आई है, एयर, मॉइस्चर एंड एसिड के कांटेक्ट में आई होगी, तो ही क्या होगा, उसका कलर चेंज हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और अ नॉन मेटल, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। इनमें से एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है, किससे फॉर्म होता है, मेटल या फिर नॉन मेटल से। इन सब में से कौन सा एक एलॉय है जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलके फॉर्म हुआ है, तो आंसर इज डी, स्टील।
किससे बना होता है वो? आयरन और कार्बन से बना होता है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर आपको नहीं आता है देन प्लीज कमेंट बिलो, आई विल गिव द आंसर ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।